हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में, डेली बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, इस लॉकडाउन में अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल। आगे बढ़ते हैं तो टॉप टॉपिक्स की ओर ध्यान देंगे कि जो हम आगे भी कवर करेंगे कि इंडियाज रैंक 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया प्लेज ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय द यूएस। और भी बहुत सारे देश हैं, बट इंडिया की भी बात की जाए, इंडिया भी उसमें है। हिजबुल्ला क्लासिफाइड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय जर्मनी। ठीक है। अतुल्य माइक्रोवेव स्टेलाइजर, नाम से समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं हीट वेव्स का यूज होगा। टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19 डेवलप्ड। जीआई टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा एंड अ कोविलपट्टी कदालाई मिठाई। एक अलग तरीके की मिठाई होती है जिसको ये नाम दिया है कदालाई मिठाई, जिसमें मूंगफली वगैरह यूज़ होती, तो उसको एक जीआई टैग दिया गया। 3 जीआई टैग इशू किए गए, आगे उनके बारे में एलेबोरेट करेंगे। यश लॉन्च्ड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखेंगे क्या है इसमें। एक्टर ऋषि कपूर डाइड ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है ना। ECI टू कंडक्ट द बाइनियल इलेक्शन टू महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और आज एक्चुअली ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको एलेबोरेटली आगे करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। आयोरक्षा क्या है? आयोरक्षा क्या है? आयोरक्षा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय दिल्ली पुलिस। इसके तहत और बहुत सारी नई नई चीज़ें, फेज़ भी बनाए गए कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ में क्या होगा, थर्ड फेज़ में क्या होगा, इसी तरीके से आइए देख लें। USAID टू प्रोवाइड अ 3 मिलियन USD फॉर इंडियंस, इंडियाज पहल प्रोजेक्ट। ठीक है। इंडिया न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN, नाम आगे बताऊंगा उनका। एंड इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ UNSC, है ना। अब ये इस बात पे पूरा ध्यान ना दीजिएगा, इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ UNSC, ये एक न्यूज़ है। आगे इसको एलेबोरेट करूंगा कि कौन सा मेंबर बना है, परमानेंट बना है या नॉन परमानेंट। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 1 मई का, 1 मई का डेली अपडेट का जो भी जितना भी करंट अफेयर है सारा, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सारा कवर करेंगे। और याद रखिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि टॉप करंट अफेयर मैं सारा कवर करूंगा जो 1 मई का था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, बेस्ट कमेंट्स की ओर। चिताक्षी दवे, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन सिलेक्शन टॉपिक बहुत अच्छा है, मतलब आप जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं टॉपिक से, ये बहुत अच्छा है और यू कैन डू इट। मुझे आपका नाम नहीं पता, बट यू आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्योंकि आपका सबसे चीज़ें पता है क्या, आप दोनों लोगों की, कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा, और जब भी आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं उनको पढ़ के थोड़ा सा देखता हूँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो आप हमेशा सही क्वेश्चन करते हैं, हमेशा सही क्वेश्चन का चुनाव करते हैं एक टॉपिक से, और यही चीज़ एजुकेशन हमें सिखाता है ना। फैक्ट को रट लेना ही एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, ज़रूरी चीज़ वो है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करते हैं, कि एक टॉपिक में से फैक्ट कैसे निकालें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। जो बात मैंने पीछे बताई उसको अब मैं यहां पर समझाने वाला हूं। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट। ध्यान देना, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। कहने की बात क्या, एजुकेशन का मतलब वही नहीं कि यहाँ जो सामने लिखा आपने रट लिया। अपने माइंड को आप कैसे ट्रेन करते हो कि वो आगे चल के सोचे, है ना, जो भी वो पढ़ रहा है उसके बारे में सोचे। अब अगर मैं बात करूँ यू कैन डू इट, चिताक्षी दवे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है इन बच्चों की, कि ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को वो कमेंट करते हैं। ठीक है ना। और अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें। कमेंट करोगे तो मैं आपको आपके कमेंट चेक कर पाऊंगा किस हिसाब से आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इन दोनों बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इनके मैं डेली देख रहा हूं, डेली कहीं ना कहीं इनकी क्वेश्चन जो पुटअप टेंडेंसी है, क्वेश्चन पुटअप टेंडेंसी, तो उसको इंप्रूव कर रहे हैं कि एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये अगर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान अगर ये आपका जनरेट हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे इससे आ सकते हैं इस टॉपिक से, तो ये बेस्ट थिंग होगी। आपको पढ़ने में उसी दिन से 1000 गुना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है अपना, इंडिया रैंक 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आइए देखते हैं कैसे, किसने रैंकिंग दी, क्या हुआ क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू द ओपन बजट सर्वे, अकॉर्डिंग टू ओपन बजट सर्वे कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंडिया रैंक
53rd अमंग 117। 117 देशों में से इंडिया की टोटल रैंक कितनी रही? 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, आइए थोड़ा सा पूरी वर्ल्ड वाइड बात कर लेते हैं। इंडिया स्कोर 49 आउट ऑफ 100। 100, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ 53rd रैंक है 49, यहाँ रैंक की बात नहीं हो रही है, नंबर की बात हो रही है कि 100 में से इंडिया को 49 मिले, ठीक है ना, इन सर्वे में। ठीक है, 100 में से 49 नंबर मिले। द स्कोर वॉज एबव द ग्लोब इज 45। एवरेज कितना है? 45, और इंडिया को कितना मिला? 49। न्यूजीलैंड ने कितना स्कोर किया? 87 एंड टॉप द लिस्ट। न्यूजीलैंड ने इस लिस्ट को टॉप किया, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में कितना मिला? साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ठीक है ना, ब्राज़ील, दैट वर द टॉप परफॉर्मर विद स्कोर 87, 82 एंड 81 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना रहे, ये इनके एक तरीके से बात करें तो नंबर है, और यहाँ पर इंडिया की पोजीशन दर्शाएगी 53rd है। आइए बात कर लेते हैं सिर्फ इंडिया की। द सर्वे गिव अ बेटर स्कोर फॉर इंडिया फॉर इट्स टाइमली पब्लिश। हाँ, अच्छा स्कोर तब दिया क्योंकि इंडिया जो अपनी रिपोर्ट है, सारी ऑडिट रिपोर्ट जितना भी कुछ रहता है, टाइमली पब्लिश कर देती है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे द एब्सेंस ऑफ प्री बजट स्टेटमेंट। अब बात कर लें कि प्री बजट स्टेटमेंट हमेशा खराब रहता है, एंड मिड ईयर रिव्यू इन द 2018-2019 वॉज द मेन रीजन ऑफ स्कोरलेस इन द सर्वे। और जो मिड ईयर रिव्यू 2018-2019 का रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब रही, इसके कारण इंडिया का स्कोर जो है वो बहुत सर्वे में कम रहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अबाउट द सर्वे, सर्वे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वे evaluated every country based on their issuance of information to the public in a timely manner। मतलब जो सर्वे वो हर कंट्री में होता है, और ये कौन सी इंफॉर्मेशन कि जो वहाँ की जो सरकार है एक तरीके से वो अपनी पब्लिक को क्या इंफॉर्मेशन देती है, उसी के आधार पर ये सर्वे किया जाता है। ऑल्सो दे असेस हाउ फॉर द कंट्री अलाउ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द रैंकिंग। और ये भी दर्शाती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस रैंकिंग के लिए। ठीक है, प्रिपेयर दी रैंकिंग। तो इस तरीके का सर्वे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको थोड़ा सी नॉलेज यहाँ पर मिल गई होगी। 53 रैंक रही, कितने स्कोर रहा, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, किसने टॉप किया। आइए, इंडिया प्लेस ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय द यूएस। ठीक है, आइए जान लेते हैं यहाँ पर ये क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, किस वजह से इसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ड्यू टू लैक मेजरेबल इंप्रूवमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क। उनके अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि मतलब जितना उन्होंने सोचा था उतना इंप्रूवमेंट नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, वॉच लिस्ट एक बनाई कि जहाँ जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट, जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें जाती है, तो कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही, तो इंडिया को भी उसमें रखा। प्लीज़ नोट इट, along with India, the US has placed 10 more countries, including China, in the list. The US, बात समझना ध्यान से, the US has taken the step, मतलब उन्होंने आरोप लगाते हुए alleging that intellectual properties and their enforcement huge deteriorated equitable market access for Americans इन दीज कंट्रीज। मतलब इन सब कंट्रीज में कहने की बात क्या है कि अमेरिकन प्रोडक्ट की अगर बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं इनकी मार्केट की जगह खोती जा रही है। जो वहाँ का प्रॉपर्टीज़ राइट है, और जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, और जो वहाँ की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है ना, और जो वहाँ के प्रोडक्ट है, एक तरीके से बात करिए, अगर मार्केट की बात करी जाए, अगर चाइना के मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको अमेरिका की प्रोडक्ट बहुत कम दिखेंगे कि मेड इन अमेरिका। इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको मेड इन अमेरिका बहुत ही कम मिलेगा, और जो 10 कंट्री उन्होंने रखी हैं उनमें भी मेड इन अमेरिका बहुत कम रखी हैं प्रोडक्ट। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया के साथ साथ और 10 कंट्रीज़ का नाम रखा है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। ठीक है, इसमें होगा क्या, द अदर कंट्रीज प्लेस ऑन द लिस्ट इंक्लूड अर्जेंटीना, अल्गेरिया, Chile, Russia, Indonesia, Saudi Arabia, Venezuela, Ukraine. The country that was removed from the list included Canada, Kuwait and Thailand. ठीक है, आइए अब बात आती है कि सर ऐसा क्या हुआ कि why is India placed on the list। क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है। According to the US, the IP challenge in India make it difficult for the US businessmen to receive, मेंटेन एंड इन्फोर्स अ पेटेंट इन द कंट्री। अब सही बात क्या है कि कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए, जो यूएस के बिजनेसमैन है उनको इंडिया में
सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंडिया में उनको दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इंडिया में और 10 कंट्रीज में जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके से उनको यहाँ पर इनके मार्केट कवर करने में दिक्कत हो रही है, जैसे क्या क्या है, और यहाँ के जो पेटेंट हैं उनमें भी दिक्कत हो रही है। जैसे कोई अगर पेटेंट लेना चाहता है अपना प्रोडक्ट तो उसको भी दिक्कत हो रही। दिस इज हाई मेनली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऐसा हो रहा है। द यूएस ऑल्सो कंप्लेन दैट इंडिया हैज़ रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसपेरेंसी इन स्टेट इशू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मतलब इन्होंने ये भी एक तरीके से कंप्लेन किया और एक तरीके से आरोप भी कह सकते हैं, आरोप लगाया कि इंडिया ने मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि मतलब स्टेट इशू जो फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो क्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब अगर मैं अपने नॉर्मल 4-5 दोस्तों की भी अगर बात बताऊं तो वो भी अभी ऐसे दवा सप्लाई कर रहे हैं और इस तरीके मेडिकल स्टोर खोले जिनके पास ऐसा कोई फार्मास्यूटिकल लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। अब मान लो क्या है कि ये अब यूएस क्या है, कोई बंदा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है ना, उसी मेडिसिन की, पैरासीटामोल की ले लेते हैं, बट वो एक्चुअल में अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसमें अच्छा रॉ मटेरियल डाल रहा है, पर उसकी कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं 90 रुपये। अब यहीं पर ये इनकी बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी स्टेट इशूड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मतलब जो यहाँ की स्टेट जो भी यहाँ जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की स्टेट ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया कि आप भी पैरासीटामोल बनाएंगे, और इन्होंने पैरासीटामोल बना के रख दी 45 रुपये में। बट अब तो बिकेगी किसकी, बिकेगी 45 रुपये वाली। भाई इंडिया है यहाँ तो चीज़ में कुछ भी ना हो, बस सस्ता हो तो ले लेते हैं। अब यही जो 90 रुपये वाली चीज़ है इनकी ओरिजिनल, ये इनकी बिक नहीं रही, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें आई। तो अब पता लगा कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस वगैरह हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी, अब इनकी लाइसेंस की बात करें और जो यूएस का बंदा है उसकी लाइसेंस की बात करें, तो जो हमारे लाइसेंसिंग में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस इन्होंने क्या किया, पैरासीटामोल इन्होंने बनाई तो इन्होंने बना दी, इनकी 45 रुपये वाली, इनकी 90 रुपये वाली, तो इनकी बिक रही है। तो इसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल दैट वर issue in the Indian system is agriculture chemical product as well according to US। एग्रीकल्चर केमिकल प्रोडक्ट्स में भी ऐसा हो रहा है। द इशू इंक्लूड द ट्रेड सीक्रेट थी, चोरियाँ हो रही बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन पायरेसी हो रही। जैसे मान लो कि गोयल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो अब किसी ने क्या कर, ये फॉरेन का नेम है, ठीक है, क्या गोयल एग्रीकल्चर, अब किसी ने क्या कर दिया, GOEL, गोयल एग्रीकल्चर, मतलब उसमें पायरेसी कर दी, ठीक है ना, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, और फिर क्या हुआ कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बिकने बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ भाई साहब मुझे गोयल एग्रीकल्चर चाहिए, हाँ ये लो ना गोयल एग्रीकल्चर GOEL, भाई साहब ये तो 1000 रुपये का है, और मैंने तो सुना था कि ये मार्केट में 4000 रुपये का, और वो बात कर रहा है किसकी, गोयल एग्रीकल्चर की, जो यूएस कंपनी का। तो इसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही। द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री थी गुड, मतलब समझ गए कि लोकल प्रोडक्ट, समझ गए, जैसे कि जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हैं। एंड हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा गया कि इंडिया जो हमसे वादे किए हैं उनको मान रहा है नहीं, ट्रांसपेरेंसी को बना के रखे है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मान लीजिए जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट हैं उनके क्या कर रही, कॉपी बना देते हैं, और क्या कर रहे हैं कि उनको सस्ते में बेच रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज़, जैसे मान लीजिए अमेरिकी किसी प्रोडक्ट को 10 चीज़ें लगी बनाने में रॉ मटेरियल, इंडिया ने वही चीज़ बना दी 2-3 रॉ मटेरियल के, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो इससे क्या है कि यूएस का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसे टैक्स पे तो करना ही पड़ रहा है इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यूएस ने इंडिया को एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा कि सारी चीज़ों की हम देख रेख करेंगे, ठीक है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्कर, सिंबल्स, नेम, इमेजेस। द 4 मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड इनोवेशन, किसी भी चीज़ का, जियोग्राफिक इंडिकेशन, ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, किसी भी चीज़ का कोई डिफरेंट, ये सबकी पेटेंट होती हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें किसी के पर्टिकुलर इनोवेशन की, जैसे मान लो अगर आप कोई इनोवेशन कर दें, है ना, कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी जगह का, वो भी उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा, ट्रेडमार्क भी, एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। बट अगर किसी को कॉपी किया जाए, पायरेट किया जाए, है ना, उसके साथ अगर काउंटरफिट गुड किया जाए, मतलब समझ गए, उसी के जैसा नकली प्रोडक्ट बना के, तो इससे जो भी जिस देश के लिए भी होगा उसको हानि होगी। तो इनके चलते ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए इंडिया को इस वॉच लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। आइए, हिजबुल्लाह क्लासिफाइड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय जर्मनी, हुआ कब ये, 30 अप्रैल की अगर बात करें, जर्मनी क्लासिफाइड द ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स सॉइल, मतलब जर्मनी में वो उनका ऑफिस वगैरह होगा, तो वहाँ उन्होंने देखा और क्लासिफाई कर दिया, उनको मतलब बता दिया कि ये इनका टेररिस्ट से
नाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। अकॉर्डिंग टू अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन कंडक्ट बाय द जर्मन पुलिस, मोर देन 1000 पीपल इन जर्मनी बिलोंग टू हिजबुल्लाह एक्सट्रीमिस्ट विंग। उनको अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह से रिलेटेड कितने 1000 से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर काम कर रहे थे। हिजबुल्लाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिजबुल्लाह इज अ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना, कोई एक वैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है बेस्ड इन लेबनान। अभी रिसेंटली अब लेबनान का बहुत नाम आ रहा है तो याद रखो, क्वेश्चन आ सकते हैं इस लेबनान से, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ईरानियन एफर्ट इन 1980s टू एग्रीगेट लेबनान शिया ग्रुप, ठीक है। इन द ऑनगोइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर ईरान। कहीं की बात अगर बात की जाए कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें अगर मजहे की बात की जाए तो उसमें कौन है वहाँ पर, तो ईरान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फाउंडेशन की बात की जाए, हिजबुल्लाह एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर ईरान, मतलब हिजबुल्लाह अगर बात की जाए, हिजबुल्लाह जो इस्लामिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आइए फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। 1982 इजराइल इन्वेडेड लेबनान एंड ऑक्यूपाइड अ स्ट्रिप ऑफ साउथ लेबनान। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए घुसपैठिए हुई, ठीक है। अब हिजबुल्लाह वाज देन फाउंडेड बाय अ मुस्लिम क्लेरिक्स in the region and was founded by the Iran to harass Israelis occupation। ईरानियों ने इसको फाउंड किया था, कहीं ना कहीं जो इजरायली हैं, है ना, कहीं ना कहीं जो इजराइल के लोग हैं उनको हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको तकलीफ़ें देने के लिए इसका मतलब फाउंडेशन किया गया था, ठीक है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर क्या है? ईरान और इजराइल प्रॉक्सी वॉर क्या है देख लेते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ ईरान टू डिसॉल्व द ज्यूइश स्टेट इजराइल, ठीक है। इट इमर्ज फ्रॉम ईरान्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड द इजराइल ड्यूरिंग द ईरानियन रिवॉल्यूशन इन 1979, ठीक है। किस वजह से, क्या प्रॉक्सी वॉर है, ध्यान देना। इट देन इंक्रीज विद अ ईरानियन सपोर्ट, और ये कब बढ़ गया कि जब ईरानियों को इस चीज़ का सपोर्ट मिलने लगा, किससे? हिजबुल्लाह, ड्यूरिंग द साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। साउथ लेबनान कॉन्फ्लिक्ट कहने की बात कि जब वो घुसपैठ हुई तो क्या हुआ, ईरानियों को इस चीज़ का सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है ना, विद ईरानियन सपोर्ट्स टू हिजबुल्लाह, और उसके कारण क्या हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा एक तरीके से उनको सपोर्ट मिल गया ईरानी को इजराइल को परेशान करने में, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह का मैनिफेस्टो क्या, कि उनका क्या एम, उद्देश्य क्या है। 1985 की बात करें, हिजबुल्लाह क्रिएट अ मैनिफेस्टो दैट लिस्टेड टू एक्सपेल फ्रेंच, अमेरिका एंड अदर एलीज, पुटिंग एन एंड टू द कॉलोनियल रूल। मतलब इनका मेन एम है इनकी सत्ता को एक तरीके से बात करी जाए कॉलोनियल रूल के तहत इन सबको खत्म करना है, इनकी सत्ता पूरी खत्म करनी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की बात करें, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेट फॉर वर्ल्ड पीस एंड disbanded and disarmed all the Lebanese military. However, the organization has not yet made a decision over a Hezbollah group। और अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, अगर इस डिसीजन की बात करी जाए। However, the organization has not yet made a decision over the Hezbollah group, ठीक है। अतुल्य, what is this? क्या है ये अतुल्य? आइए देखते हैं। अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर टू integrate COVID-19 developed. The Defense Institute of Technology, deemed university, operate under the Defense Research and Development Organization has designed microwave sterilizer called Atulya, ठीक है। Please note it, the sterilizer is used to disintegrate the COVID-19 virus। सच बात है, sterilizer is used to disintegrate the COVID-19 virus। The sterilizer use a डिफरेंशियल हीटिंग। अब कहने की बात क्या है कि इसमें माइक्रोवेव्स है ना, समझ गए, कहीं ना कहीं हीटिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है। द स्टेरिलाइजर यूज डिफरेंशियल हीटिंग टू डिसइंटीग्रेट द वायरस। रेंज कहाँ से कहाँ तक, 56 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यूज़ करता है वायरस को डिसइंटीग्रेट करने में। द वेट ऑफ द स्टेरिलाइजर इज 3 kg। द टाइम ऑफ स्टेरिलाइजर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या साइज रहता है उस हिसाब से ही ये डिसइंटीग्रेट उसके वायरस को और उसको डिसइंफेक्टेंट करता है, ठीक है। द टाइम ऑफ स्टेरिलाइजर, हाँ, द डिवाइस इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन रन, हाँ, इसको दोनों तरीके से रन करा सकते हैं, या तो इसको फिक्स्ड कर दो कहीं, या तो पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है।
व्हाट इज स्टरलाइजेशन, ये आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। करंट अफेयर तो सिर्फ पहली वाली स्लाइड में था, अब आपकी सिर्फ जीके स्ट्रॉन्ग करूंगा। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग either micro or macro, especially microorganisms such as fungi, virus, bacteria, spores and other eukaryotic organisms such as plasmodium are eliminated, killed and removed or deactivated। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको या तो मार दिया जाता है इसके तहत, स्टरलाइजेशन के तहत, या तो उनकी ग्रोथ को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। स्टरलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सैनिटाइजेशन, याद रखना। पास्चराइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, इन सबसे स्टरलाइजेशन बहुत अलग है, ठीक है। अब द मेन मेथड used in sterilization include dry heat, pressure, gas, vapor, ultraviolet radiation, chlorine dioxide gas। इन सारी चीज़ों को sterilization में use किया जाता है। There are other method of sterilization as well. They include dry heat, flaming, incineration, tantalization, glass bead sterilizer, केमिकल स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें और भी हैं जो इनके साथ स्टरलाइजेशन करने में मदद करती हैं। द केमिकल स्टरलाइजेशन इज डन यूजिंग अ इथाइलिन ऑक्साइड और अ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ अगर स्टोर करके रखनी है तो फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो डन यूजिंग बाई रेडिएशन। आप किसी भी बड़ी बार्बर शॉप पर गए होंगे, खूब जो बहुत अच्छा खासा पैसा लेती होगी, तो उनका आप देखे होंगे जो भी वो रेज़र, सीज़र, ब्लेड वगैरह जो रखते हैं वो एक बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, जिसमें रेडिएशन रहता है ना। तो वो क्या करता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज़ करके वो सारी चीज़ें स्टरलाइज करते हैं। द सेफ्टी ऑफ द रेडिएशन इज रेगुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मतलब इसके कितना रेडिएशन होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, कितना नहीं, जो रेडिएशन को यूज़ करके स्टरलाइज करे, वो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पूरा रेगुलेट करती है कि इतना ही रेडिएशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग इज द प्रोसेस दैट क्रिएट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट टू डिसइंटीग्रेट द वायरस। हाँ, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसको आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक वायरस है, उसे पहले हीट टेम्परेचर दिया, फिर उसे कोल्ड टेम्परेचर दिया, तो वो अपने आप को स्थायी नहीं कर पाएगा और जब उसे कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा मर जाएगा। या तो हीट कोल्ड हीट कोल्ड हीट कोल्ड, तो इसके कारण क्या होता है कि वो मर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके की टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जा रही है स्टरलाइजेशन में। ये आपकी जी के स्ट्रॉन्ग करेगा कहीं ना कहीं। आइए, जीआई टैग टू इम्प्रूव, जीआई टैग टू मणिपुर राइस, ब्लैक राइस, गोरखपुर टेराकोटा एंड कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, मिठाई नहीं मिठाई होगा, ठीक है। आइए, मतलब हर एक जगह का कोई ना कोई जीआई टैग होता है ना। तो उसके तहत 3 जगहों को अभी जीआई टैग मिला है, देखते हैं क्या है उसमें। अप्रैल 30, 2020 ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर आर कॉल्ड एज अ चाकहाओ, गोरखपुर टेराकोटा एंड अ कदलाई मिठाई ऑफ अ कोविलपट्टी बैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छे क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, प्लीज नोट इट। द एप्लीकेशन टू रिसीव अ ज्योग्राफिकल स्टेटस टू फॉर चेक हाउ was initiated by नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उसकी बात जो रखी गई वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा रखी गई, जो नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा, कि हाँ भाई इस चीज़ को एक जीआई टैग बनाना चाहिए। आइए, ब्लैक राइस की बात कर लेते। क्या है ब्लैक राइस? ये देख रहे हैं आप, बहुत देर में पकता है, बहुत ही देर में, बहुत ही देर में। आइए जानते हैं इसके बारे में, इन सब के बारे में। The rice variety has deep black color and higher by weight other than color rice variety like brown rice. The rice has higher weight and is black color is mainly due to anthocyanin agent। ठीक है, अब ये चीज नोट करने वाली है। The rice is suitable for creating a dessert and a powdered। It is used to traditional bread, noodle, rice cake recipe of China। इन सबको, इस राइस को ट्रेडिशनल ब्रेड, नूडल, राइस केक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, देख रहे हैं मूंगफली वगैरह चीज़ें यूज की जाती हैं, इसको भी एक जीआई टैग बना दिया गया। कदलाई मिठाई इज अ पीनट कैंडी मेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। द कैंडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्राउंडनट एंड जैगरी। मतलब गुड़ और मूंगफली को मिलाकर ये सारी एक तरीके से कैंडी बनाई जाती है, आप लोगों ने भी खाई होगी। द वाटर इज exclusively used from the river of Thambirabarani। According to the producer, the reason water from this particular river enhance the taste of the candy। अब रही बात, आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने अपने आप ही खाई हैं, तो यहाँ पर क्यों इसको जीआई टैग मिला? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इसके वाटर को यूज़ करते हैं। किस रिवर के वाटर को? थमीराबरानी
थामीराबरानी एक नदी है वहाँ पर, उसके पानी को यूज़ करते हैं। जब उसके पानी को उसमें यूज़ करते हैं तो उसके टेस्ट एनहांस हो जाता है, टेस्ट और बढ़ जाता है। ठीक है, गोरखपुर की बात करें, टेराकोटा की बात करें, अगर आप इलाहाबाद कुंभ में आए होते तो आपको ऐसे स्कल्पचर देखने को और ऐसे चीज़ें देखने को आपको बहुत मिलती। द टेराकोटा ऑफ गोरखपुर इज अ centuries old. The potters of the town make animals figure like elephant, horse. Every piece art create more toil and has earned less रिम्यूनरेशन सो फॉर। मतलब कहने की बात क्या, हर आर्ट उनकी अच्छी तो होती है बट उनको क्या है, पैसे इतने नहीं मिल पाते और या तो वो रखी रखी खराब हो जाती है। द जीआई टैग विल आल्सो हेल्प टू इंप्रूव द बूस्ट द पॉटर्स इनकम। अब जो जीआई टैग उनको मिला है वो कहीं ना कहीं जो जो वहाँ के क्या कहते हैं पॉटर्स हैं, जो वहाँ के जो लोग मिट्टी की चीज़ सब चीज़ें बनाते हैं, तो क्या होगा कि उनको और ज़्यादा उनकी इनकम अच्छी होगी, लोग इन सारी चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है, आइए आगे। यश लॉन्च क्या है ये यश, देख लेते हैं। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, इसके बारे में देखते हैं। और ये किसके द्वारा लॉन्च की, साइंस एंड हेल्थ की बात हुई तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यश इसका फुल फॉर्म क्या है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ध्यान देंगे थोड़ा सा। ऑन 30 अप्रैल 2020 प्रोग्राम यस वॉज लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस इज ईयर ऑफ अवेयरनेस एंड साइंस एंड हेल्थ। द अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड टू फोकस, किसके तहत अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कोविड-19 के। द इनिशिएटिव एम टू encouraging public engagement and enable a community to increase their sense and awareness against the COVID-19। कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कि कोविड-19 के तहत ही लोगों को अवेयर करना। बाय दिस द गवर्नमेंट कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड मैनेज अ एसोसिएटेड रिस्क। ठीक है, प्लीज नोट इट। द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन operating under the Department of Science and Technology has launched YES to focus on COVID-19। ठीक है, it is comprehensive science and health communication initiative to promote a grassroots level response on health। what is plan, इनका प्लान क्या है। under the initiative the NCSTS has planned to work out academic, media, research, voluntary organization to prepare for an emergency and also टू एड्रेस चैलेंजेस। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ये इमरजेंसी के लिए, कैसे काम करना, किस तरीके से अगर ऐसा कुछ हुआ तो किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, द प्रोग्राम विल इंक्लूड हेल्थ साइंस, रिस्क कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल, फोक परफॉर्मेंस, डिजिटल परफॉर्मेंस कम्युनिकेटर टू एड्रेस चैलेंज। द प्रोग्राम इज टू लॉन्च इन अ रीजनल लैंग्वेज। और ये जो प्रोग्राम है वो हर उनकी जहाँ की जैसी जो लैंग्वेज होगी उसकी वैसी लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। एम ऑफ द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कोविड-19 एट ऑल लेवल विद द हेल्प ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, क्या है इसका सिग्निफिकेंस। द यश प्रोग्राम विल हेल्प इन इम्प्रूविंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग, इंडिजिनस नॉलेज, ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंज टू कोप विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। मतलब कहने की बात क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के तहत क्या करेंगे, इम्प्रूव रिस्क अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो आने वाली, बहुत सारे लोग अरे कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे, इससे क्या होगा, अरे कोरोना जैसे बहुत आए बहुत गए, तो इसके तहत उनको नॉलेज दी जाएगी। इसका मेन सिग्निफिकेंस यही है कि उन लोगों को भी नॉलेज देना जो उसको मजाक में ले रहा है। यस प्रोग्राम विल हेल्प टू इम्प्रूव रिस्क अंडरस्टैंडिंग, कि इससे क्या लॉस हो सकता है, इंडिजिनस नॉलेज कि भाई ये इतना खतरनाक है, अब सोचो आपको क्या क्या करना है, एटीट्यूडनल चेंज कि जब भी अगर कोई बीमार हो तो बीमारी से लड़ना है, हमें बीमारों से नहीं लड़ना है ना। तो लोग क्या करते हैं, कोई कोविड-19 अगर कोई पॉजिटिव निकल आता, अरे ये तो बेकार आदमी, हटो इससे दूर, इससे फ़ोन पे बात भी मत करो, अब जब ये ठीक हो जाए तो भी इससे बात मत करो, इसे देखो ही मत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम के तहत उनको सिखाई जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दुखद खबर, एक्टर ऋषि कपूर डाइड ऑफ ल्यूकेमिया था इनको। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है ल्यूकेमिया एंड माइलोमा क्या है, इनको देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ल्यूकेमिया आपके कैंसर से भी रिलेटेड है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। 30 अप्रैल द 67-year-old Bollywood actor died of leukemia. He has won a several award including National Film Award। बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले थे जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड भी शामिल है। ल्यूकेमिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर। आप यहाँ देखेंगे ना तो पूरा समझ जाएंगे अच्छे से, मैं जो पढ़ाऊंगा फिर बाद में इस डायग्राम को भी समझाऊंगा। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इज प्रेजेंटली फाउंड इन अ ह्यूमन ब्लड एंड बोन मैरो। बोन मैरो वो जगह होती है जहाँ पर ब्लड बनता है, तो अगर वहीं कैंसर हो जाए तो क्या होगा, ब्लड नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं ल्यूकेमिया हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू रैपिड प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। और ये कब हो जाता है, ये जब ये सारी बीमारी तब होती है कि जब वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा
हो जाता है, ठीक है। द वाइट ब्लड सेल अफेक्ट बाय द ल्यूकेमिया एंड अनेबल टू फाइट। और क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको कैंसर हो गया बोन मैरो में, तो क्या हुआ जो भी आगे ब्लड बनेगा तो क्या होगा, वो भी थोड़े से कैंसरस होंगे। तो क्या होगा कि इसके तहत क्या होगा कि जो शरीर है वो अपने ही सेल को मारने लगे। व्हाइट ब्लड सेल अफेक्ट बाय द ल्यूकेमिया एंड अनेबल टू फाइट। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या है, कमजोर पड़ गए, तो क्या होगा कि जो भी कोई बीमारी होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा, उससे लड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे, वो बहुत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर ऋषि कपूर जी को कोई नॉर्मल भी बीमारी हो जाती है तो ठीक होने में बहुत ही टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो उनके व्हाइट ब्लड सेल है वो ल्यूकेमिया के द्वारा अफेक्ट कर दिए गए हैं। अब ये व्हाइट ब्लड सेल वो ऐसी सेना है जो बाहरी इन्वेडर से, जो बाहरी घुसपैठिया करते हैं, उनसे लड़ते हैं। अब यही कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बीमारी भी हमला कर सकती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल गिव इम्यून पावर टू ह्यूमन बॉडी फाइट अगेंस्ट द डिजीज। ल्यूकेमिया ऑल्सो इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब कहने की बात कि ल्यूकेमिया से जो आपकी बोन मैरो वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसको, ना वो सही से ब्लड बना पाती, ना वो सही से वाइट ब्लड सेल, और ना वो सही से प्लेटलेट्स बना पाती है। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करें, नेशनल फिल्म अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ नेशनल पैनल अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट द विनर ऑफ द अवार्ड, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ बाइनियल द्विवर्षीय इलेक्शन टू महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1 मई की बात करूं 2020, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट इज टू कंडक्ट द बाइनियल इलेक्शन फॉर 9 वैकेंट सीट, ठीक है। जो 9 बची हुई सीटें उनके लिए बाइनियल इलेक्शन होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटर। प्लीज नोटेड, ऑन अप्रैल 24 की अगर बात करें, 9 सीट बिकम वैकेंट इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, हैंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इशूड ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्शन। अब ये क्वेश्चन बना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इशूड द ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्शन अंडर द आर्टिकल डैश डैश डैश, तो कौन सा आर्टिकल? 324। अरे सर ये है क्या? बिल्कुल बताते हैं। आर्टिकल 324 क्या है? आर्टिकल सुपरिंटेंडेंट एंड प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ध्यान देना। द आर्टिकल गिव द पावर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट अ preliminary and state legislative elections, ठीक है। Under the article, the commission shall consist of election chief election commissioner and other commissioner if in need it may appoint by the president for time to time, ठीक है। इस आर्टिकल के सोचो कितनी पावर है इसमें। The article empower the president to appoint a regional commissioner in consultation with a chief election commissioner। तो ये कुछ इसके 3 एक तरीके से रूल की बात कर लें, 3 जो इसके मेन पॉइंट हैं। आर्टिकल नंबर 324 के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होती, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसको नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेटर एंड एस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल 169। अरे सर अब ये क्या चीज़ है, बताऊंगा इसके बारे में भी। एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सर्व फॉर 6 ईयर, as we know, hence the term 1/3 of the state legislative council member expire every 2 years, ठीक है। After verification of Jammu Kashmir, today 6 out of 28 state have state legislative council, ठीक है। आर्टिकल 169 के तहत, आर्टिकल 169 the article provide power to abolish to create a legislative council in the state, बना भी सकते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है, 169 आर्टिकल के तहत। आयुर रक्षा, क्या है आयुर रक्षा प्रोग्राम? किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑर्गेनाइज्ड आयुर रक्षा प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक। फुल फॉर्म है, याद रख लीजिए इसको। प्लीज नोट इट, जरूरी चीज। द प्रोग्राम एम टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर को ऑफ कोविड-19। इट वॉज अ जॉइंट वेंचर ऑफ AIIA एंड दिल्ली पुलिस एंड वॉज टाइटल आयुर रक्षा। आयुर रक्षा का टाइटल क्या है? जरूरी चीज़ है, जरूरी जानने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसका टाइटल है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू फाइट अगेंस्ट सिंपल एंड टाइम टेस्टेड आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर। मतलब कहने का किस तरीके से हमें लड़ना, और आयुर्वेदा की जो टाइम टेस्टिंग लिमिट है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें कैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोविड-19 लड़ने में मदद कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से हेल्प हो। ध्यान दो ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू फाइट अगेंस्ट सिंपल एंड टाइम टेस्टेड आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर। थोड़ा सा ध्यान देंगे। रिकमेंडेशंस क्या हैं इस प्रोग्राम की? द प्रोग्राम रिकमेंडेड च्यवनप्राश,
Chyawanprash has amla and as the main ingredient. It also recommends the major formulations such as संशमनी संशामनी वती, कुछ नया प्रोडक्ट है, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, अनुतिला अनुतैला. These formulation are simple herbs and are time tested. सिंपल हर्ब्स हैं और ये एक तरीके से देखिए समय दर समय इनको चेक किया जा चुका है. What is the plan? Under the program, Delhi Police has come up with a proposal of maintain the health of COVID-19 frontline worker. जो कोविड-19 से लड़ने में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए किस तरीके से उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना है. दिस इंक्लूड द पुलिस पर्सनल एज वेल. अकॉर्डिंग टू द प्लान, आयुर्वेदा इम्यूनिटी मेजर टू बी एडोप्टेड. आयुर्वेदा की जो इम्यूनिटी पावर है, मतलब कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको जो आयुर्वेदिक इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं उनको एडॉप्ट कराई जाएगी, उनको दी जाएगी. द प्रपोजल इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर. फेज में होगी, इस फेज में इनको ये दिया जाएगा, इसी फेज में ये सारी ये चीज़ ये होगी. इन फेज 1 क्वारंटाइन ऑफिसर आर टू बी कवर्ड. जितने क्वारंटाइन ऑफिशियल्स होंगे उनको कवर किया जाएगा. फेज 2 में पुलिस ऑफिसर इन अ कंटेनमेंट जोन टू बी कवर्ड. फेज 3 ऑफिसर ऑफ क्वारंटाइन जोन टू बी कवर. फाइनली फेज 4 की अगर बात करें, द पुलिसमैन वर्किंग इन द फ्रंट लाइन ऑफ कोविड-19 कोविड आर टू बी कवर. मतलब इस फेज में एक साथ कवर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का मामला रहेगा, तो एक एक करके इनको कवर करेंगे. ठीक है. USAID क्या है जानते हैं इसके बारे में. USAID टू प्रोवाइड 3 मिलियन USD फॉर इंडियाज पहल प्रोजेक्ट. इंडिया के पहल प्रोजेक्ट के लिए कितना उन्होंने दिया, 3 मिलियन $. 1 मई की बात करें, द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट announced that it is to provide 3 million USD for India for its PAHL project. PAHL is Partnership for Affordable Healthcare Access Longevity. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, ध्यान देंगे इस पे. प्लीज नोट इट. टिल नाउ USAID, अभी तक अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने provided 5.9 million USD. The fund that have been allocated recently are to be disseminate public health message for the public to provide care and affected the extended surveillance of the case finding. ठीक है, इन सब चीज़ों में इन पैसे को इनमें यूज़ किया जाएगा. USAID will also help the National Health Authority to establish the financial facility to mobilize resource from the private sector. ठीक है. विद दिस मोर देन 20,000, और इस पैसे से और इन सारी इसके जो भी नॉर्म्स थे पैसे देने के टाइम कि हाँ आपको ये करना है ये करना है, तो उसके तहत तकरीबन 20,000 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी विल बी बेनिफिटेड. जो भी फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी था 20,000, उन सबको बेनिफिट मिलेगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रजिस्टर्ड है और एनरोल्ड है. ठीक है. USAID क्या है ये? The United States Agency for International Development is responsible for administering foreign aid. कहीं ना कहीं देखा जाए बाहरी मदद को एक तरीके से फोकस करेगी. ठीक है. विद द बजट ऑफ मोर देन 27 बिलियन USD, और इसके पास USAID के पास कितना बजट है, 27 बिलियन USD. USAID इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल एड इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. अगर बात करी जाए तो उसके पास अगर फाइनेंशियली सपोर्ट अगर किसी को करती है, और इसके खुद के पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली पैसा बहुत ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में. USAID प्रोवाइड फंड फॉर पॉवर्टी रिलीफ. गरीब जितने भी लोग हैं, गरीब जन हैं, और डिजास्टर रिलीफ, कहीं अगर बात कोई मैन मेड या ह्यूमन डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ भी रिलीफ देती है. टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये फंड रिलीज करती है. ठीक है ना. पहल स्कीम क्या है, आइए देखते हैं. पहल स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ USAID एंड IPA. ठीक है. The main objective of the scheme is to provide quality and affordable healthcare solution in urban poor. इसका मेन एम क्या है ना, कि अगर इस पहल स्कीम की बात की जाए, पहल स्कीम जॉइंट इनिशिएटिव है USAID का, IPE का. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशन इन अर्बन पुअर टू द अर्बन पुअर. द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रीच 10 मिलियन पुअर इन इंडिया बाई 2020. इट ऑल्सो रिड्यूस द पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर टू अंडरसर्व्ड अर्बन कम्युनिटी बाई 30%. कहने की बात क्या है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से उनको जो खाने वाली चीज़ें वगैरह ये सब मुहैया नहीं हो पा रही, उनका भी चीज़ों को उनको हेल्प करना. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. इंडियाज न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN, इंडिया टू बिकम
member of UNSC. आइए देख लेते क्या है. The 1958 Indian Foreign Office officer T.S. त्रिमूर्ति is to succeed. उनके बाद कौन है? सैयद अकबरुद्दीन, बहुत ही बढ़िया इंसान है. As the transparent representative, as the permanent representative of United Nations, Mr. Trimurti was serving as Secretary of Economic Relation. The appointment announcement was made by the External Affairs Ministry. Recently announcement was made that India is to become a member of. और इस टाइम अगर बात सुनी जा रही है कि UNSC का मेंबर बन सकता है. ठीक है, किस केस में क्या होगा क्या नहीं, कैसा मेंबर होगा क्या नहीं, अब असली केस आएगा. परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN. द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इज द हेड ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन to an international organization. The organization that have permanent representative include United Nations, NATO, World Trade Organization, African Union, European Union, Organization of Islamic Cooperation and Organization of American States. ये कुछ permanent representative हैं UN के. ठीक है, आइए. India's membership at UNSC. India has been striving hard to get a permanent membership at a United Nations Security Council. क्यों? करंटली जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, US, फ्रांस, UK, रशिया, चाइना, एक्सेप्ट चाइना, जितने भी 4 हैं, बाकी सारे राजी हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए. नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या है ये? इंडिया इज टू बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर एट ए UNSC इन 2021. along with 5 permanent members, there are 10 non-permanent members at the UNSC. A non-permanent member hold term for 2 years, है ना, या ये याद रखना, non-permanent hold term for 2 years. In order to become a non-permanent member, a country should gain a confidence of at least 2/3 of the member. ठीक है. अब अगर बात करें आपकी अकबरुद्दीन जी की, तो जब अभी आपने देखा था कि हमारे जो एक सैनिक, मैं नाम भूल गया हूँ, जो जिनका प्लेन क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्रैश हो गया था और कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, तब आपने इनका योगदान और इनका रोल देखा होगा. ठीक है ना, बहुत कम लोग इनको जानते हैं, बाकी बहुत बढ़िया इंसान है. मैंने इनकी कई सारी स्पीचेस और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी चीज़ें देखी, बहुत बड़ा. अकबरुद्दीन वॉज अ 1985 IFS ऑफिसर. ही हैड सर्व ट्वाइस इन सऊदी अरेबिया. ही ऑल्सो रिजर्व्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है. हिज वर्क एट द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट द टेररिज्म, देखा, क्लाइमेट चेंज एंड पीस कीपिंग वर कमेंडेबल. अगर इनकी कमांड की बात करी जाए तो कहीं सच बात है, अभी टेररिज्म के लिए भी जब बात हुई थी तो इनको ही भेजा गया था. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल आफ्टर द वीडियो. बिल्कुल यही वाली स्माइल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. जय हिंद.